हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी का ये पार्ट थर्ड रहेगा। और हम एक चीज़ का जिक्र करना भूल गए थे, जो हमारे मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। ठीक है, और एक हम जो जनक है, ठीक है, वो अब एक साथ ही पढ़ लेंगे, फिर हमारा विधियों का काम रहेगा बाकी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। हेडिंग रहेगी अपनी मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, संप्रदाय में पहला आएगा संरचनावाद। संरचनावाद इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, अच्छा, इसमें पहले तो अपने को यह ध्यान रखना है कि इसमें जो मुख्य इसके संस्थापक हैं या वो विचारक हैं वो कौन कौन आते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी बात की थी, विलियम वुंट और जब टिचनर हमने पढ़ा था। तो विलियम वुंट और टिचनर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये अंशों को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यदि हम संस्थापक की बात करते हैं तो एक तो आ गए विलियम वुंट और इनके शिष्य जो टिचनर है वो आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संरचनावाद में हमने जैसे पहले बात कर चुके हैं कि जो चेतना के बारे में या कॉन्शियसनेस के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, और जो चेतना है उसकी संरचना का अध्ययन करने के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं कि जो चेतना है, ठीक है, तो चेतना के जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो विलियम वुंट और टिचनर ने चेतना की बात की थी, तो इसके कौन कौन से ऐसे मूल तत्व बताए थे जिनके आधार पर चेतना को उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बताया। तो इसमें 3 पॉइंट आते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा सेंसेशन। ठीक है, सेंसेशन यानी संवेदना। ठीक है, अच्छा, संवेदना के बाद जो सेकंड है वो आता है हमारे भाव। क्या आते हैं? भाव। तो इसको बोलते हैं अफेक्टिव या अफेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अफेक्शन या भाव को हम फीलिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ गए हमारे भाव। ठीक है, अच्छा, अब 3 नंबर पे आता है एक इसमें जो प्रतिमा की बात होती है, इमेजेस। ठीक है, इमेजेस यानी प्रतिमा। ठीक है, अच्छा, ये चेतना के क्या है? 3 मूल तत्व हैं। अच्छा, अब जो संरचनावादी ने है वो एक अध्ययन की विधि भी बताई थी जिसका नाम था अंतर्दर्शन, इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अच्छा, अंतर्दर्शन विधि है इंट्रोस्पेक्शन, मैं लिख देता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन है मेथड। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमें एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमें चेतना के बारे में या जो अंशों के बारे में किस प्रकार ज्ञान हो। जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के सामने एक, जैसे हमने मान लिया लाल सेब रखा है। क्या रखा है? लाल है सेब। ठीक है, तो संरचनावादी है वो इसको किस प्रकार मतलब देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो इसको सीधा सेब नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो मतलब एक तो इसका लाल रंग देखेंगे। ठीक है, रंग देखेंगे कि रंग कौन सा है, भी लाल है। अच्छा, सेब की जो इसकी प्रतिमा है, ठीक है, या इमेज है, उसको देखेंगे। ठीक है, और मतलब रंग देखा उन्होंने, ये किससे संबंधित? संवेदना से संबंधित। अच्छा, सेब की तस्वीर, सेब की उन्होंने तो प्रतिमा आ गई। ठीक है, इमेजेज। अच्छा, अब भाव। भाव मतलब सेब को देख कर मिलने वाला, मतलब कि वो खाने के योग्य है तो उससे जो भाव आएगा देख कर। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो मतलब हम कह सकते हैं कि सेब को देख कर मिलने वाला, सेब को
देख कर मिलने वाला संतोष, ठीक है, मिलने वाला संतोष, ये हो गया उसका भाव, ठीक है। तो चेतना इस प्रकार काम करती है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल देख लिया है। अच्छा, और तो कोई खास नहीं है। और चेतना को एक याद रखना है, इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है, ये तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। और एक और याद रखना, ये अंशों को महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी इन्होंने शेप में भी तीन चीज़ें देखी, उसका रंग देखा, उसकी आकृति देख ली, और उससे जो देखकर उसको संतोष हुआ वो भाव, ठीक है। तो ये अंशों को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट संप्रदाय की, संरचनावाद हो गया। संरचनावाद के बाद आता है फंक्शनलिज्म, 2 नंबर का, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म, ठीक है। प्रकार्यवाद में जो प्रमुख विचारक आते हैं उनमें एक तो नाम आता है विलियम जेम्स का, विलियम जेम्स का, ठीक है। अच्छा, विलियम जेम्स के अलावा एक आता है जॉन डीवी का, जॉन डीवी, ठीक है। और जॉन डीवी के अलावा एक नाम आता है एंजिल का, ठीक है। एंजिल को JR एंजिल ऐसे नाम है इसका, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि प्रकार्यवाद हमें क्या बताता है। तो प्रकार्यवाद ने एक तो ये याद रखना कि इन्होंने संरचनावाद की आलोचना की थी, संरचनावाद की क्या थी, क्या की थी, आलोचना की थी। और आलोचना करते हुए उन्होंने बताया कि जो चेतना है ना, मतलब चेतना की संरचना जानने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना होगा कि जो चेतना है वो काम कैसे करती है, चेतना कार्य कैसे करती है। इसका मतलब है जो प्रकार्यवादी थे इन्होंने चेतना के जो प्रोसेस है या इसका काम है या ये काम कैसे करती है, ये इसके बारे में ज़्यादा बातें की, ठीक है। अच्छा, और ये ना मतलब प्रकार्यवादियों के अनुसार इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति को जब उसके वातावरण में, व्यक्ति को उसके वातावरण में जो समायोजन है, समायोजन करने में ये जो चेतना है वो किस प्रकार मदद करती है, चेतना किस प्रकार मदद करती है, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये बताया कि चेतना कार्य कैसे करती है, और दूसरा इन्होंने इस पर बल दिया कि जो व्यक्ति है वो वातावरण में अनेक समस्याओं के आने पर या अनेक परिस्थितियों में रहकर वो समायोजन करता है, तो उसके समायोजन करने में चेतना उसकी किस प्रकार मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे एक आता है विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत, इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो विकासवाद का सिद्धांत है ये डार्विन का है, इसका है डार्विन का। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो प्रकार्यवाद है इससे मतलब कौन सी ऐसी विधि है जिसका मतलब प्रतिपादन हुआ या उत्पादन हुआ, ठीक है। तो जो प्रकार्यवादी है वो मेन जो प्रेक्षण विधि है ना, हम जैसे पढ़ेंगे अधिगम में बंडोरा वाला भी, वो भी प्रेक्षण पर आधारित है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड है ना, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये अध्ययन की विधि किन की देन है, प्रकार्यवादियों की देन है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन के अलावा, ऑब्जर्वेशन के अलावा जैसे एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि, ये भी किसकी देन है, प्रकार्यवादियों की देन, ठीक है। अच्छा, एक और है इसमें जो तुलना विधि, ठीक है। तो एक ये तुलना विधि, ये तीनों विधियां किसकी देन है, प्रकार्यवादी, ये अध्ययन की विधियां हैं, ठीक है।
अच्छा, अब हम प्रकार्यवाद पर आधारित कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है? उसको अचानक किसी खतरे का सामना करना पड़ता है, ठीक है? व्यक्ति है, जैसे आग का खतरा मान लो या जो भी मानो, ठीक है? तो उसको खतरे का सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो प्रकार्यवाद यहाँ पे ये देखता है कि उसका जो मन है और चेतना व्यक्ति को उस खतरे से बचने के लिए किस प्रकार तैयार करता है, ठीक है? कोई भी खतरा आता है तो व्यक्ति उससे किस प्रकार अपने आप को बचाता है या फिर वहाँ से बचाव करता है या भागता है, जो भी है, ठीक है? तो ये किस प्रकार बचाव करता है, ये बात कौन करता है? प्रकार्यवाद करता है, ठीक है? किस प्रकार बचाव करता है या इस खतरे से किस प्रकार वो निपटता है, ठीक है? तो ये प्रकार्यवादियों ने बताया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। प्रकार्यवाद के बाद आता है व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, ठीक है? व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, ठीक है? तो बिहेवियरिज्म का जो मेन संस्थापक है, ठीक है, इसमें मेन तो जेबी वर्सन आ गए, ठीक है? जेबी वर्सन। अच्छा, इसके अलावा इसमें जैसे आईपी पावलोव, यान पेट्रोविच पावलोव भी आते हैं, ठीक है? पावलोव आ गए। इसके अलावा बीएफ स्किनर आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग वाले हैं, ठीक है? बीएफ स्किनर। अच्छा, ये जो है वो व्यवहारवादी है, ठीक है? तो जेबी वाटसन, आईपी पावलोव और बीएफ स्किनर, ये क्या है? व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। अच्छा, तो वाटसन ने, अब जेबी वाटसन का नाम आता है तो जेबी वाटसन ने है ना वो चेतना और जो इंट्रोस्पेक्शन, यानी एक तो चेतना और एक जो हमारी अंत अंत निरीक्षण थी, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है? इन दोनों को मतलब अवैज्ञानिक माना उसने। क्या माना? कि ये वैज्ञानिक नहीं है। क्या नहीं है? ये दोनों ही क्या है? वैज्ञानिक नहीं, ठीक है? अच्छा, क्यों? क्योंकि जो व्यवहारवाद है ना, वो मनोविज्ञान को एक तो मतलब ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, और वस्तुनिष्ठ के अलावा जैसे वस्तुपरक व्यवहार, ठीक है, वस्तुपरक व्यवहार, इस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है? और इस वस्तुनिष्ठता का विज्ञान मानता है किसको? व्यवहार, सॉरी, मनोविज्ञान को। अच्छा, और व्यवहारवादियों के अनुसार है ना, केवल मतलब वही चीज़ें वस्तुनिष्ठ होती हैं जिनको बाहर से देखा जा सकता है, ठीक है? जिनको बाहर से देखा जा सकता है। तो इसका मतलब व्यवहार, इनके अनुसार, व्यवहारवादियों के अनुसार दो प्रकार का होता है। एक होता है ओवर्ट बिहेवियर, क्या होता है? और एक होता है कोवर्ट बिहेवियर, ठीक है? कोवर्ट बिहेवियर क्या है? कोवर्ट बिहेवियर है जो आंतरिक, यानी ये अंदर वाली बातों पे, जो हमारे अंदर चलता है, ठीक है? अंदर चलने वाली या अंदर चलने वाले व्यवहार, ठीक है? अब अंदर चलने वाले का मतलब क्या है? और ओवर्ट है, वो है बाहरी व्यवहार जो सबको दिखता है, ठीक है? बाहरी व्यवहार, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दो व्यक्ति है, उनका झगड़ा हो गया, ठीक है? तो उन्होंने एक दूसरे के साथ जैसे मारपीट की, तो वो उनकी मारपीट है वो सब लोगों ने देखी, ठीक है? तो वो हो गया ओवर्ट बिहेवियर। क्या हो गया? ओवर्ट बिहेवियर। अच्छा, दूसरा जो कोवर्ट बिहेवियर है, जैसे एक व्यक्ति है, वो किसी से जलन, मतलब या हम बात कर सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसे दूसरे व्यक्ति से जलन है, और जिस व्यक्ति से जलन है ना, वो उसके सामने बोलकर नहीं कहता है, अपने व्यवहार का कोई मतलब व्यवहार को एक्सप्रेस नहीं करता उसके सामने, ठीक है? अच्छा, व्यवहार किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं दर्शाता है, बस अंदर ही अंदर है ना वो उससे जलता रहता है, उसके बारे में मतलब जितना उसका गलत कर सके वो सोचता रहता है। तो वो जो बिहेवियर है वो कोवर्ट बिहेवियर होता है, ठीक है? अच्छा, अब व्यवहारवादी है, वो क्या करते हैं? वो
मतलब स्टिमुलस यानी उद्दीपक, स्टिमुलस और एक जो रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। तो उद्दीप व्यवहार को उद्दीपन और अनुक्रिया के कारण व्यवहार को मानते हैं। ठीक है, इनका मतलब है कि जो उद्दीपन अनुक्रिया होती है इस पर व्यवहार टिका हुआ होता है। यानी प्रत्येक प्राणी है ना, वो किसी उद्दीपक के प्रति ही अपना रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, यानी उद्दीपक यानी स्टिमुलस, तो किसी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स देना। जैसे जैसे कुत्ता है तो कुत्ते को भोजन दिखा, ठीक है, भोजन दिखते ही क्या आएगी उसके मुंह में, लार आएगी। ठीक है, यानी भोजन के प्रति लार आई, तो भोजन क्या हुआ, स्टिमुलस, और लार क्या हुई, रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, वो हम आगे क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ेंगे कि अनुबंधन क्या होता है, तो इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स किस प्रकार होता है। ठीक है, वो भी बात करेंगे। और स्किनर में भी बात करेंगे कि वो पहले रिस्पॉन्स की बात करते हैं, फिर स्टिमुलस देने की बात करते हैं सही रिस्पॉन्स होने पर। ठीक है, वो बात करेंगे हम। अच्छा, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी है वो बाह्य प्रेक्षण, बाह्य प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है ना, उस पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, जो ओवर्ट बिहेवियर है, ओवर्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। ठीक है, यानी बाह्य प्रेक्षणीय व्यवहार, और ये एक विधि भी है। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। अच्छा, इसके अलावा प्रयोगात्मक विधि भी है। ठीक है, व्यवहारवादी है वो प्रयोगात्मक विधि को भी मतलब व्यवहारवादियों की देन है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इन चीज़ों को समझ सकें व्यवहारवाद को। तो कोई बच्चा है, ठीक है, हम एक परिभाषा पढ़ेंगे अधिगम में कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सीखना ही अधिगम है। ठीक है, मतलब एक छोटा बच्चा है, अब मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, मोमबत्ती जल रही है तो उसकी लो उसको बहुत पसंद आई जलती हुई। उसको नहीं पता कि इसमें अंगुली देने से या हाथ मारने से हाथ जल जाएगा। ठीक है, उसको नहीं पता ये, तो वो क्या करेगा, उसका मन करेगा कि मैं इसको छू लूँ। ठीक है, और वो अंत में उसको छुएगा, छुएगा तो उसका हाथ जलेगा, जलेगा तो वो क्या बोलेगा, वो मतलब वहाँ से सीख जाएगा, उसको अनुभव हो गया वो चीज़। ठीक है, और वो सीख जाएगा कि किसी भी जलती हुई वस्तु को छूना नहीं चाहिए, छूने से हाथ जल जाता है। ठीक है, अच्छा, इसी प्रकार जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक कोई बच्चा है, वो जैसे कोई गर्म बर्तन है, ठीक है, गर्म बर्तन यहाँ पे स्टिमुलस का काम है, तो उसको छू लेता है और अपना हाथ है वो छूते ही तुरंत पीछे खींच लेता है। तो इसमें उसको छूना बर्तन को, ठीक है, तो वो उसका व्यवहार हो गया, और वो बर्तन है वो स्टिमुलस हो गया। और जो उसने हाथ पीछे खींचा, छूते ही उसको गर्म लगा, तो वो उसकी अनुक्रिया हो गई। ठीक है, तो ये प्रेक्षणीय व्यवहार है। ठीक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट संप्रदाय की बात करते हैं। व्यवहारवाद के बाद आता है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, कितने नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, या गेस्टाल्टवाद। अच्छा, गेस्टाल्टवाद में क्या क्या चीज़ें, पहले तो हम इसके जो मेन संस्थापक है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 नाम आते हैं। एक आता है मैक्स वर्दीमर का, मैक्स वर्दीमर का। ठीक है, एक आता है वोल्फ गैंग कॉलर, वोल्फ गैंग कॉल। ठीक है, अच्छा, और एक आता है कुर्तकोफ का, क्या आता है, कुर्तकोफ का। ठीक है, ये 3 नाम आते हैं। तो मैक्स वर्दाइमर भी बोल देते हैं, वर्दीमर भी आ जाता है हिंदी में लिखा हुआ, वोल्फ गैंग कॉलर। मेन ये याद रखना, वर्दीमर कोफ का कॉलर। ठीक है, वर्दीमर कोफ का कॉलर, ये मेन रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो गेस्टाल्ट शब्द है, हम इसकी बात करते हैं। गेस्टाल्ट शब्द है ना, वो एक जर्मन शब्द है। क्या है, जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है होल, मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णाकार या संपूर्ण, पूर्णाकार। ठीक है, या संपूर्णता भी बात कर सकते हैं, संपूर्णता। अच्छा, या हिंदी में एक नाम हो रहा है समग्रता, इंग्लिश में एक ही आएगा होल। ठीक है, एज ए होल, यानी इकट्ठा देखते हैं।
अच्छा, इसका एक उदाहरण दूँ आपको? जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है? ठीक है? ये एक व्यक्ति है। अच्छा, अब इस व्यक्ति का जैसे हम इसकी तस्वीर देखते हैं एक, ठीक है? तो हमें उसकी तस्वीर है, वो देखते ही हमारे जो मस्तिष्क में है, वो उसकी इमेज सेव हो जाती है। अब यदि मैं आपको इसकी आँख अलग से दिखाऊँ, इसका नाक अलग से दिखाऊँ, इसके होंठ अलग से दिखाऊँ, ठीक है? इसके हेयर अलग से दिखाऊँ, ठीक है? तो आप बता सकते हो कि क्या कि वो व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, ठीक है? तो आप नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ आप चीज़ों को अंशों के रूप में देख रहे हो, टुकड़ों के रूप में। तो टुकड़ों के रूप में देखने की बात करती है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है? अंतर्दर्शन विधि है, जो संरचनावादी है वो अंशों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि जो गेस्टाल्टवादी हैं वो समग्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? समग्र को। और यहाँ पे इन्होंने एक परिभाषा भी दी है इस बात की, गेस्टाल्टवाद को परिभाषित करते हुए, ठीक है? क्या दिया है? इन्होंने कहा है कि जो संपूर्ण है वो अपने अंशों के योग से हमेशा अधिक होता है, यानी द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है? यानी जो समग्र है वो अपने जो अंशों के योग है, ठीक है, उससे क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। अच्छा, अब बात करते हैं हमें कि गेस्टाल्टवाद ने कोई अध्ययन की विधि दी है क्या, ठीक है? तो इन्होंने एक तो दिया परसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट, परसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट, ठीक है? इसको प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी प्रयोग भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि परसेप्चुअल क्या होता है? प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान यानी देखने पर, प्रत्यक्ष रूप से देखने पर, इससे संबंधी प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी प्रयोग, ठीक है? ये इन्होंने बात की है। उसके अलावा इन्होंने इंसाइट की बात की है, जो अंतर्दृष्टि है। इंसाइट को क्या बोलते हैं? अंतर्दृष्टि, ठीक है? तो इंसाइट है लर्निंग, हम अधिगम में पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद है, तो जो लर्निंग की थ्योरीज है उसमें आएगा, ठीक है? लगभग आधा खाका तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा बहुत हमें चिंपैंजी जो सुल्तान वाला प्रयोग है वो आगे पढ़ना होगा और इसके शैक्षिक उपयोग देखने होंगे, ठीक है? अच्छा, अब गेस्टाल्टवाद, इनसाइट लर्निंग और प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी प्रयोग ये हो गया। तो गेस्टाल्टवाद में मेन कौन कौन आ गए? वर्दीमरकोफ का कोलर आ गए, इन्होंने समग्रता की बात की है। अच्छा, गेस्टाल्ट है वो जर्मन शब्द है, ठीक है? और मतलब अंशों के योग से ये जो संपूर्ण है उसको हमेशा अधिक बताते हैं, ठीक है? द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अच्छा, और ये परसेप्चुअल एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और इनसाइट लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की, ठीक है? जो सिगमंड फ्राइड जो वियना से थे, उन्होंने दिया था, ठीक है? तो 5 नंबर आ गया क्या, ठीक है? इसको हिंदी में बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद। क्या बोलते हैं? मनोविश्लेषणवाद, ठीक है? साइको एनालिसिस, ठीक है? मनोविश्लेषण ये संप्रदाय है। तो इसके जो मुख्य विचारक हैं या संस्थापक हैं उसमें एक तो आ गया सिगमंड फ्राइड का नाम, सिगमंड फ्राइड। इसके बाद भी आए थे, जैसे हम बात करेंगे कार्ल युंग की, ठीक है? युंग या जुंग भी बोल देते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, एक नाम आता है अल्फ्रेड एडलर का, अल्फ्रेड एडलर, ठीक है? अच्छा, और तो ये मतलब न्यू फ्रेडियन है, नियो फ्रेडियन बोलते हैं तो, नियो फ्रेडियन, ठीक है? नव फ्राइडवादी जो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? अच्छा, अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया। तो इन्होंने एक तो मन की 3 अवस्थाएं बताई है, मन की 3
अवस्था, उनमें क्या क्या है? जैसे एक तो कॉन्शियस माइंड, ठीक है, कॉन्शियस माइंड हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, और एक हो गया सबकॉन्शियस। ठीक है, तीन बताए इन्हें, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन या अर्धचेतन मन। ठीक है, अच्छा, एक इन्होंने जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के इन्होंने क्या है, तीन तत्व बताए हैं। क्या बताए हैं? तीन तत्व कि व्यक्ति का जो मतलब निर्धारण करता है व्यक्तित्व का। ठीक है, तो उनमें एक आ गया इड, एक आ गया ईगो। ये हम पढ़ेंगे जब बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे ना, वहाँ पे ये तीनों भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। अच्छा, एक इनकी साइकोसेक्सुअल आती है, वो भी हम पढ़ेंगे फ्राइड की बाल विकास में ही। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा बहुत है। साइकोसेक्सुअल में जैसे ये 5 स्टेज बताते हैं, जिनका लगभग क्वेश्चन आता है रीट में, एच टेट में। ठीक है, और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी आ जाता है। तो इसकी जो स्टेज है उसमें जैसे ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, ओरल एग्रेसिव, ओरल पैसिव। ठीक है, एनल एक्सप्लोजिव, एनल रिटेंटिव, इसकी बात करेंगे। ठीक है, एक आता है इसका फेलिक स्टेज, फेलिक के अलावा एक आता है ओरल, एनल, फेलिक। एक लेटेंट स्टेज आएगा जो बाल्यावस्था से संबंधित है। ठीक है, लेटेंट आ गया, जिसको अव्यक्त या प्रकटीकरण या लुप्त अवस्था बोलते हैं। एक हम जेनिटल स्टेज की बात करेंगे जो किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि फ्राइड की विधियां कौन कौन सी है। तो हम पढ़ते हैं, एक तो जो ड्रीम एनालिसिस है। ठीक है, जो स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, ड्रीम एनालिसिस। उसके अलावा जो फ्री एसोसिएशन वाला है, जिसको सब मुक्त साचर्य विधि बोलते हैं। ठीक है, फ्री एसोसिएशन, मुक्त साचर्य विधि। अच्छा, उसके अलावा एक समूहन विधि आती है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ड्रीम एनालिसिस में ऐसे होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको सपना आया। ठीक है, तो उसके सपने में जो जो उसकी मतलब इमेज, फोटोज दिखी या जो भी चित्र उसको दिखे, उन चित्रों का अध्ययन किया जाता है उससे पूछ कर। ठीक है, तेरे को क्या क्या दिखा था। फ्री एसोसिएशन में ऐसे होता है कि जैसे कोई जैसे व्यक्ति है, वो मतलब कुंठा में है या तनाव में है, तो इसमें उसको खुली छूट दे दी जाती है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपके मन में जो भी आ रहा है आप बता सकते हो। ठीक है, तो उसको पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाता है, और वो फिर अपने अंदर की जो दमित इच्छाएं होती है, मतलब अचेतन में जो चीज़ें होती है, वो बाहर निकलती हैं। और हम प्रतिरोध की भी बात करेंगे कि वो अचेतन की बातें जब बताता है, तो चेतन और अचेतन के बीच में प्रतिरोध भी होता है। फिर वो जो काउंसलर है, ठीक है, वो उससे बातचीत करता है और उससे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर स्वयंगात्मक या भावात्मक रूप से उससे जुड़कर फिर उसके अचेतन की बाकी बची हुई बातों को बाहर निकालता है। समोहन में ऐसे होता है, जैसे किसी वस्तु के प्रति उसको सम्मोहित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि एक ऐसे घूमने वाली रिंग होती है। ठीक है, उसमें ऐसे जैसे एक वो बना होता है, वो बीच में सेंटर में, मतलब वो इस पे ध्यान केंद्रित करता है ना, तो वो फिर उसमें खो जाता है और सम्मोहित हो जाता है। फिर भी उसके अचेतन की जो डिजायर उसकी पूरी नहीं हुई थी, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं मनोविश्लेषण से संबंधित। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बचपन में जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भय या कोई ऐसी घटना का शिकार हुआ हो। ठीक है, और वो बड़ा होकर भी जैसे रात को अंधेरे में जाने से डरता है। ठीक है, तो ये व्यवहार है ना, वो उसके अचेतन मन में दबी हुई कोई पुरानी घटना का ही रिजल्ट है। ठीक है, जैसे हम हमारे आसपास में भी देखते हैं, आज से जैसे हमारे दादा परदादा की किसी के साथ लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको 30 40 50 सालों तक निभाते हैं कि हमारी लड़ाई हुई है तो इसके साथ हम कभी बोलेंगे नहीं, या हमारी कोई शादी होगी तो उसको नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आगे चलती रहती है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति है, वो उसकी किशोरावस्था में किसी के साथ कुछ हुआ, और वो जैसे 70 80 साल का होने पर भी उस चीज़ को दबाए रखता है, और जिसके साथ उसके संबंध बिगड़े थे,
ठीक है, वो उसको बुलाना नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें है ना, वो अचेतन मन में इनका दमन हो जाता है। ठीक है, ये भी हम दमन समन जो रक्षा युक्ति हैं वहाँ पे भी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमें आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक, जो मानवतावादी संप्रदाय है। ठीक है, 6 नंबर आ गया आगे, मानवतावादी संप्रदाय। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी बोल दो या स्कूल बोल दो। ठीक है, अच्छा, इसमें इसमें मेन एक तो आते हैं अब्राहम मैस्लो। कौन आते हैं? अब्राहम मैस्लो। हम पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। ठीक है, हायरार्किक नीड थ्योरी। ठीक है, अच्छा, उसमें इन्होंने जैसे 5 नीड बताई है व्यक्ति की, जिसमें फिजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, लव नीड है, स्टीम नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, और सबसे उच्च स्तर वाली वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और आते हैं मानवतावादी में कार्ल रोजर्स। ठीक है, इनका 1940 में एक सिद्धांत वो दिया हुआ है मानवतावाद, तो कार्ल रोजर्स। ठीक है, अच्छा, इनका मुख्य विचार क्या था? तो इन्होंने क्या है कि व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण के बाद ये जो मानवतावाद संप्रदाय है इसको मतलब प्रतिपादन किया या इसके बारे में बताया। और उन्होंने जो मानव की जो स्वतंत्रता है, क्या मानव की स्वतंत्रता, अच्छा, और उसकी जो आत्म अनुभूति है, यानी उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्म सिद्धि बोल दो। ठीक है, आत्म अनुभूति। ठीक है, अच्छा, एक तो मानव की स्वतंत्रता और एक उसकी आत्म अनुभूति। अच्छा, उसके अलावा जैसे स्टीम बताया था मैंने, तो स्टीम को बोलते हैं आत्म सम्मान। क्या बोलते हैं? आत्म सम्मान। ठीक है, स्टीम नीड के बारे में बात की थी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, इन पर इन्होंने बल दिया मेन, किन्ने? मानवतावादी। अच्छा, अब क्या है कि मनुष्य है ना वो मतलब जैसे उन्होंने बात की कि उद्दीपकों से संचालित होता है, व्यवहारवादियों ने बात की थी कि उद्दीपक के प्रति उसका रिस्पॉन्स आता है। और मनोविश्लेषणवादियों ने बोला कि जो अचेतन की इच्छाएं होती है उसका गुलाम होता है। तो मानवतावादी है वो ये नहीं मानते। ठीक है, इनका एक क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी आती है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो इंटरव्यू है इस पे ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, जो व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण है या जो नैदानिक साक्षात्कार है, क्लिनिकल इंटरव्यू बोलते हैं इसको, क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, इस पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है। अच्छा, मानवतावाद में बस इतना ही है, कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। हमें सिद्धांत पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स का और अब्राहम मैस्लो का, तब ये और ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम हल्का फुल्का देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है संज्ञानवाद। 7 नंबर ये क्या? संज्ञानवाद में जैसे जीन पियाजे आ गए, ब्रूनर आ गए। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक आ जाए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या है? ये कॉग्निटिव स्कूल भी बोलते हो इसको। ठीक है, संप्रदाय है। अच्छा, इसके मुख्य संस्थापक एक तो जैसे जीन पियाजे आ गए। ठीक है, टी साइलेंट रहता है इसमें। अच्छा, जीन पियाजे आ गए। उसके अलावा जैसे जेरोम ब्रूनर ब्रूनर आ गए। ठीक है, और एक निस्र करके और आते हैं। निस्र ने सबसे पहले संज्ञानवाद की धारणा दी थी। ठीक है, सबसे पहले संज्ञान शब्द का जो उपयोग किया था वो निस्र ने किया था। ठीक है, बाद में संज्ञानवाद आया तो ये भी इनके साथ जुड़े और संज्ञानवाद के बारे में इन्होंने बताया। फिर जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वो बताया। ठीक है, और संज्ञान से संबंधित ब्रूनर ने भी एक सिद्धांत बताया। अच्छा, अब क्या है कि जो संज्ञानवादी है उनका मुख्य विचार क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो संज्ञानवादी हैं
वो मतलब जो व्यक्ति, वो बताते हैं कि व्यक्ति है वो वातावरण से है ना, व्यक्ति वातावरण से, व्यक्ति है ना वो वातावरण से केवल सूचनाएं प्राप्त नहीं करता, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग भी करता है। यानी संज्ञानवाद में मेन एक शब्द आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या शब्द आता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी सूचना प्रसंस्करण बोलते हैं इसको, या सूचना प्रक्रमण भी बोल देते हैं। ठीक है, और जीन पियाजे ने जो अपने ही तीनों बच्चों पर प्रयोग किया था ना, उसमें भी सूचना प्रक्रमण सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का यूज करके ये बताया था कि बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण है स्वयं करता है, यानी खोजी प्रकृति का होता है। अच्छा, उसके अलावा जैसे संज्ञानवादियों ने है वो जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में बताया, तो मतलब संज्ञान में मेन चीज़ें आती है, जैसे एक तो थिंकिंग आ गया। ठीक है, अच्छा, थिंकिंग के अलावा रीजनिंग आ गया, रीजनिंग के अलावा रिटेंशन आ गया। ठीक है, अच्छा, रिटेंशन के अलावा जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया। ठीक है, ये शब्द आ जाएंगे, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, और उसके अलावा जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, यानी भाषा विकास। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। ये सारी चीज़ें है ना, ये किससे संबंधित है? मानसिक प्रक्रियाओं से। किससे? मानसिक है। ठीक है, इसमें प्रत्यक्षीकरण भी आएगा, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो संज्ञान से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे बात करते हैं कि संज्ञानवादियों ने किन किन चीज़ों के बारे में, तो ये एक तो जैसे विधि बताते हैं प्रयोगात्मक। ठीक है, प्रयोगों, क्योंकि संज्ञान से संबंधित है तो प्रयोग तो होंगे ही। अच्छा, एक ये सिमुलेशन की बात करते हैं। सिमुलेशन होता है जैसे कंप्यूटर मॉडल के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सिमुलेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम कोई उदाहरण लेते हैं, जिससे गणित की या मैथ का कोई टफ क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हल करते समय जो छात्र हैं वो रटे रटाए नियम तो लागू नहीं करते, ये तो हमें पता है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन चेंज हो जाता है, उसका टाइप मेन होता है। हमें यदि उस टॉपिक से संबंधित सभी टाइप आ रहे होते हैं तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर देते हैं। ठीक है, तो वो केवल रटे रटाए नियम तो लागू नहीं करता। कई बार ऐसा होता है जैसे सवाल के उलट भी हम करते हैं। ठीक है, वो रटे रटाए चीज़ों को यूज न करके वो अपनी जो मेमोरी है उससे जानकारी निकालता है, फिर उसकी तुलना करता है, और फिर वो तर्क के माध्यम से उस समस्या का समाधान करता है, रीजनिंग के माध्यम। ठीक है, तो यही हमें संज्ञानवाद बताता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें मेन मेन संप्रदाय हैं उनकी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब संप्रदाय के बाद मैं आपको थोड़े बहुत जनक बता देता हूँ। तो कई बार क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो हम जो सिद्धांत करेंगे तब आते जाएंगे। ठीक है, ये कौन सा सिद्धांत किसका है, पर हम मोटा मोटी पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजी में जनक है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जैसे आ गया मनोविज्ञान का जनक। इसका मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जनक में एक नाम तो आता है अरस्तु का। ठीक है, और या फिर एक आता है विलियम जेम्स का, यानी मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, विलियम जेम्स और अरस्तु। अच्छा, ये प्राचीन दार्शनिक हैं, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जब दर्शन शास्त्र से, फिलोसफी से जो मनोविज्ञान अलग हुआ था, ठीक है, तो उसके जो मेन जनक है वो विलियम जेम्स आते हैं। ठीक है, फिलोसफी से अलग, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग। मनोविज्ञान को अलग किया था, तो इनको मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है। और अरस्तु तो है ही, क्योंकि अरस्तु से ही मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी, तब इन्होंने आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय बताया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आते हैं जैसे एक आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। क्या आता है? प्रयोगात्मक है मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मेन आते हैं वुंट, विल्हेम वुंट। ठीक है, अच्छा, वुंट की हम बात कर चुके हैं। इन्होंने
1879 में जो लिप्जिंग जर्मनी में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी। ठीक है। अच्छा, अब आ गया जैसे शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एजुकेशन है साइकोलॉजी, इसकी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। मनोविज्ञान का जनक हो गया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जो मेन आता है वो थोरनडाइक आते हैं। कौन आते हैं? थोरनडाइक। ठीक है, एडवर्ड ली थोरनडाइक, ये पूरा नाम है इनका। और इन्होंने जैसे सीखने के नियम दिए थे, हम अधिगम में बात करेंगे, इनका ट्रायल एंड एरर है। उसमें जो मुख्य नियम 3 मुख्य नियम है और 5 गौण नियम है, उनकी बातें करेंगे। ठीक है, और प्रयोगात्मक विधि और मापन के बारे में भी, मतलब मापन की भी इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, ये भी बात कर लेंगे। अच्छा, फिर जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आ गया आधुनिक मनोविज्ञान। क्या आ गया? आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान में जैसे मैंने विलियम जेम्स आते हैं, विलियम जेम्स। ठीक है। अच्छा, विलियम जेम्स की जो हमने शायद बात कर चुके हैं घटनाओं में। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में आई थी। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बाल मनोविज्ञान की। इसकी बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान पे जो मेन काम किया था वो किसने किया था? जीन पियाजे। किसने? जीन पियाजे। ठीक है। अच्छा, पियाजे ने तो जैसे संज्ञानात्मक विकास की बात की थी। ठीक है, और जो एक नाम आता है स्टैनले हॉल का, जो मतलब बाल अध्ययन का जो आंदोलन है उसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बाल अध्ययन आंदोलन। क्या नाम आएगा? स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल। अच्छा, स्टैनले हॉल हो गए। फिर विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे ही हैं। विकासात्मक, ठीक है, मनोविज्ञान, इनके जीन पियाजे ही आ जाएंगे। इन्होंने जैसे गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विकास के बारे में, जो विशेष कर जो बालकों के ज्ञान के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि जो बालक है वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल, यानी सूचना प्रक्रमण या सूचना प्रसंस्करण के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण है वो खुद करता है। अच्छा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जो सिद्धांत आता है वो तो आता है जीन पियाजे का। और संज्ञानात्मक विकास के बारे में शुरू में जो बताया था ना, वो हमने बात की थी, किसने बताया था? निस्सल। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे एक आता है व्यक्तिगत मनोविज्ञान। व्यक्तिगत मनोविज्ञान में मेन एडलर हो जाएंगे, अल्फ्रेड एडलर। ठीक है, जो हीनता की ग्रंथियां हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसको, और जीवन शैली के बारे में इन्होंने अवधारणा दी थी, अल्फ्रेड एडलर ने। अच्छा, फिर जैसे एक आता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के बारे में मैंने बताने वाले थे जो कार्ल यूंग की बात करते हैं। इन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दो बताए थे, वो हम बात करेंगे आगे। ठीक है, इंट्रोवर्ट कौन सा होता है, एक्सट्रोवर्ट, एक एम्बीवर्ट भी दिया हुआ है, वो किसने दिया था? ठीक है। अच्छा, या उसको मल्टीवर्ट भी बोल देते हैं। अच्छा, फिर आता है जैसे भारतीय मनोविज्ञान है, भारतीय मनोविज्ञान, इसके मेन जो आते हैं वो है डॉक्टर एन सेनगुप्ता। एन सेनगुप्ता। ठीक है, ये हो गए मेन मतलब आ गए। सेनगुप्ता ने जो मतलब 1900, याद रखना, 1916 में कोलकाता में, कहाँ? कोलकाता में भारत की पहली, यानी फर्स्ट है वो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। अच्छा, अब संरचनावाद की हमने बात कर ली। वॉन्ट टिचनर। प्रकार्यवाद भी आ गए, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, एंजिल आ गए। व्यवहारवाद में वाटसन आ गए। उसके अलावा हमने पावलोव और स्किनर की भी बात की थी। फिर गेस्टाल्टवाद में मेन जो गेस्टाल्टवाद का प्रतिपादक है वो आएगा वर्दीमर। ठीक है, उसके अलावा कॉफका और कोलर भी आते हैं। ठीक है, पर मुख्य जो जनक है वो वर्दीमर माना जाएगा। मनोविश्लेषणवाद का मुख्य सिगमंड फ्राइड होगा, मैंने बता दिया। मानवतावाद का अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स हो गया। अच्छा, एक और आता है जिसको बोलते हैं वॉर्मिक स्कूल। ठीक है, वॉर्मिक संप्रदाय।
और मिक्स संप्रदाय में मेन आते हैं विलियम मैकडूगल। कौन आते हैं? विलियम मैकडूगल। ठीक है। इन्होंने जैसे मूल प्रवृत्ति के जो इंस्टिंक्ट है उसके बारे में बताया था, 14 मूल प्रवृत्ति, 14 उनसे संबंधित जो संवेग है उसके बारे में बताया। ठीक है। अब हम थोड़ा तो देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, मेन बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हमें जैसे बुद्धि या व्यक्तित्व मापन है उनसे संबंधित जनक कौन कौन से हैं। ठीक है। ये तो हमने शुरुआती जो विकासात्मक है या शिक्षा मनोविज्ञान है उससे जो भी है संप्रदाय है उनसे संबंधित बात। तो मैंने जैसे एक आता है बुद्धि में सबसे पहले जैसे बुद्धि परीक्षण का जनक, बुद्धि परीक्षण का जनक। ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण में मेन आते हैं वो बिन्ने आते हैं, अल्फ्रेड बिन्ने। ठीक है। और बिन्ने ने सबसे पहले 1905 में, ठीक है, जो एक नाम था आता है साइमन, थियोडोर साइमन। ठीक है। थियोडोर साइमन के साथ मिलकर इन्होंने पहला है वो बुद्धि परीक्षण बनाया था। ठीक है। अच्छा, फिर बात आती है जैसे मेंटल एज की, एमए मेंटल एज, मानसिक आयु की जो बात है वो भी किसने की थी? बिन्ने ने की थी। कब की थी? 1908 में। ठीक है। अच्छा, मतलब इन्होंने बालक की जो मानसिक क्षमता है उसको मापने का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट दिया था। अब जैसे आईक्यू आ गया, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट में दो नाम आते हैं, एक तो आता है स्टर्न का, विलियम स्टर्न, और एक लुईस टर्मन। ठीक है। टर्मन, तो स्टर्न है 1912 और टर्मन है वो 1916। ठीक है। इन्होंने सूत्र दिया जो आईक्यू का है। ठीक है। तो आईक्यू बराबर एम ए बटा सी ए गुणा 100, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर जैसे बुद्धि में यूनिफैक्टर थ्योरी आती है, एक कारक सिद्धांत। ये हम सिद्धांतों में बात कर लेंगे। ठीक है। जब बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा कि जो एक कारक सिद्धांत है, यूनिफैक्टर या टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, मल्टी फैक्टर, ग्रुप फैक्टर। ठीक है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चरल मॉडल है, ठीक है, या थ्री डायमेंशन मॉडल है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी है। ठीक है। और टीएटी वगैरह वो व्यक्तित्व में आती है, सीएटी, वो हम पीएफटी वगैरह सब बात कर लेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग ये अधिगम में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गई, ट्रायल एंड एरर हो गया, इनसाइट लर्निंग हो गई। उसके अलावा जो सोशल लर्निंग है या इसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। उसके अलावा जो साइको सोशल एरिक्सन वाला वो भी बात करेंगे, मॉरल डेवलपमेंट कोलब्रग का। और जैसे सोशियो कल्चर है वाइगोत्स्की, जिन्होंने जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्केप फोल्डिंग वगैरह वो बताया था। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो नीड हायरार्की है हमने अब्राहम मैस्लो की बात कर ली। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बाकी हम जैसे सिद्धांत करेंगे तो उसमें आ जाएगा सब। ठीक है। अब थोड़ी बहुत हमें जो कोई प्रयोगशाला वगैरह है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हमने 1879 लिप्जिंग वाली ये तो बात कर ली थी, लिप्जिंग जर्मनी वाली। ठीक है। ये तो हो गई। अच्छा, उसके बाद एक मैंने बताया था आपको 1892 में बताया था एपीए वाला, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष है वो स्टैनले हॉल रहे हैं। अच्छा, 1905 की बात कर ली हमने, जो पहला बुद्धि परीक्षण है बिन्ने और साइमन वाला। 1916 में भारत की प्रथम प्रयोगशाला की एनएन सेनगुप्ता वाली, कोलकाता वाली, वो भी बात कर ली हमने। ठीक है। अच्छा, फिर एक बात हमें करनी है, जो इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन आईपीए, इसकी आईपीए की बात करनी है। आईपीए आया था 1924 में। ठीक है। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है। भारतीय मनोवैज्ञानिक जो संघ है वो आ जाएगा। ठीक है। और फिर जैसे जो अपना एनसीईआरटी है, ठीक है, 1954 है। 1954 में जो एनसीईआरटी है इसमें क्या है, मनोविज्ञान का विभाग, मनोविज्ञान विभाग। ठीक है। ये इसकी स्थापना हुई और ये है वो जैसे भारत में गाइडेंस और काउंसलिंग यानी मार्गदर्शन और या निर्देशन और परामर्श के लिए ये स्थापित किया गया था। ठीक है।
तो अब मेन मेन जो बातें हैं वो हो चुकी है। अब हमारी रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। विधि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, क्योंकि उसमें क्या पता कितनी लंबी होगी वो। उसमें हम सारी जो विधियाँ हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वो कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। और थैंक यू। और यदि आपको चीज़ें बढ़िया लगे, कंटेंट बढ़िया लगे, तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, और थैंक यू।